Good morning, class 7th. So, once again, welcome in the Delhi Sultans. Okay, so the chapter last day we read about the Delhi, how the Delhi was the important center became, and the rulers of Delhi. Okay, then finding out the Delhi Sultans and the circle of justice, how they make paper, how they scribe, yeah, they writers writing their work, were little bit work of the, you can say, golden work is there, then the binding work. Okay, then we learn about the bright birthright and the gender distinctions. Okay, so now we start today from what Minhaj Siraj thought about the Rajya. Now the question is raised: who was Minhaj Siraj? Minhaj Siraj was a writer. Okay, historians you can say. Rajia, the daughter of Iltutmish, yeah, Iltutmish. Okay. Now who was the Iltutmish? Iltutmish. Who was Rajia? So little bit a story about that one. After the assassination of the Muhammad Ghori, the India's place, yeah, you can say the India's that field, yeah, the kingdom of the India were divided between the Kubacha, Yildiz, and one more name, that name is Kutubuddin Aibak. Okay, who established 1206 a new dynasty that is called Mamulk, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम. ठीक है, तो एक नई डायनेस्टी को बनाया. अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा राजा बनना चाहता, लेकिन वो इतना अच्छा रूलर नहीं होता है. ठीक है, तो दूसरा जो उसी का गुलाम होता है, जिसको अल्तमश भी कहते हैं, इल्तुतमिश भी कहते हैं, वह राजा बनता है. ठीक है, 1211 के आसपास. 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने के दौरान डेथ हो जाती है, घायल हो जाता है. उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है जब वो चौगान खेल रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड पोलो. ठीक है, उसकी कैपिटल थी लाहौर. ठीक, अभी हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली कैपिटल कब शिफ्ट होती है कि दिल्ली लाता है कैपिटल अल्तमश या इल्तुतमिश. ठीक है, अब इल्तुतमिश की कहानी में ही जुड़ी हुई है उसकी बेटी की कहानी. जब 1236 में इल्तुतमिश की डेथ होती है, तो उसके बाद ये हमने यहाँ देखेंगे इसको हम थोड़ा सा. ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, या हेयर इज द शमसुद्दीन इल्तुतमिश. टाइम था 1210 टू 1236. और रजिया का टाइम पीरियड है, जो उसकी बेटी है उसका टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम पीरियड है 1236 टू 1240. रजिया. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन थे? ये सब स्लेव डायनेस्टी के थे. ठीक है, बाद में हम गियासुद्दीन बलबन तक इसी को पढ़ते आएंगे. अब प्रॉब्लम क्या है कि मिनहाज सिराज ऐसा क्यों लिखता है रजिया के बारे में? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि जेंडर डिस्टिंक्शंस होते थे. ठीक है, ये वाला जो हमने पढ़ा था कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक, और गर्ल्स को वो पावर नहीं थी, या वीमेंस को वो पावर नहीं थी जो किसको मिली हुई थी, जो बॉयज़ को मिली हुई रहती थी या फिर मेल को मिली रहती. तो मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड. तो मिनहाज सिराज लिखता है कि रजिया का रूलर बनना, क्योंकि इल्तुतमिश के जो बेटा था वह इस एलिजिबिलिटी को टेक नहीं करता था कि वह राजा बन सके. ठीक है, इसलिए रजिया को रानी राजा बनाया गया, क्वीन बना दिया गया, हम कह सकते हैं किसके द्वारा? अल्तमश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा. लेकिन जो बहुत से ऐसे लोग थे जो कट्टर ताज जो देखी जाती है मोहम्मडन्स में, और जो उनकी सोसाइटी है जिसमें उन्होंने कहा कि हमेशा मेल को आगे बढ़ाना, फीमेल को आगे नहीं बढ़ना है. तो यही मिनहाज सिराज भी उसके बारे में लिखता है कि ये जो ऊपर वाले के द्वारा बनाया हुआ नियम है, कानून है, वह उस पर खरी नहीं उतरती है. यानी कि रजिया सुल्तान को रानी नहीं बनाना चाहिए था, सिंपल सी बात. इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, क्योंकि औरत जो है वो सबॉर्डिनेट है, औरत का दर्जा जो है समाज में वो दूसरे नंबर पर है. ठीक है, ही देयर फोर आस्क इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फेल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड द गेन फ्रॉम ऑल अदर एक्सीलेंट क्वालिटीज़, कि उसमें इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, वो कहाँ से लाएगी? क्योंकि जो मैन का कॉलम है वो केवल मैन के लिए है, वीमेन का कॉलम वीमेन के लिए होता है. ठीक है, तो उस कॉलम में
मैन का जो जितनी भी जो उसके अंदर एबिलिटी होती होंगी, जो क्वालिटीज़ होती होंगी, वो फीमेल में कैसे आ सकती हैं, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था मेल और फीमेल के। ऑन अदर या वी कैन से ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन्ड दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। अपने अभिलेखों में, अपने कॉइन्स में वह मेंशन करती है कि वो किसकी बेटी है, वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। दिस वाज इन द कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1262-1289, वन ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ द वारंगल। तो एक साउथ की बहुत ही फेमस मूवी भी है रुद्रमा देवी पर फिल्माई हुई, या रुद्रमा देवी पर, जिसमें ये उसका एग्जाम्पल लिया गया है कि साउथ में भी युवराज की जगह युवरागी को क्या बनाया गया था, रानी बनाया गया था, ठीक है। सो काकतीय डायनेस्टी की थी, और वो आंध्र प्रदेश में, आज के आंध्र प्रदेश में रहते थे, ठीक है। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन द इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिंटेड शी वाज अ मैन। तो उसने क्या किया था, अपना नाम मेल लिखाया हुआ था, ठीक है। मतलब रुद्रमा देवी उसका नाम है, तो उसने उसका नाम रुद्र लिखाया हुआ है, ठीक है। अनदर क्वीन दिद्दा, एक और रानी का एग्जाम्पल मिलता है, दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर 980-1003। हर टाइटल्स इज अ इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम द दीदी और एल्डर सिस्टर। तो दिद्दा, जैसे हमारे यहाँ ददा कहते हैं ना बड़े भाई को, वैसे वहाँ दिद्दा यानी कि दीदी, बड़ी बहन को कहा गया है। ऑब्वियसली अफेक्शन दैम, अ टर्म गिवन टू द लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट। तो उसको बड़ी दीदी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। यानी कि वहाँ के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया था कि उनकी बड़ी दीदी क्या है, रूल करेगी। तो यहाँ पर मिनहाज का जो वर्ड है, आइडिया इन योर वर्ड्स नाउ, इट्स योर एक्टिविटी। डू यू थिंक रजिया शेयर्ड दीज आइडियाज? वाई डू यू थिंक इट वॉज अ डिफ़िकल्ट फॉर वीमेन टू बी ए रूल? तो वीमेंस के लिए इतना कठिन क्यों था, ठीक है। तो ये एक तरह का उस समय का डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, द ग्रेशन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, या सल्तनत ही पढ़ेंगे हम इसको, कि कैसे ग्रेशन टाउन से एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया था। क्योंकि जब हमने पढ़ा कि दिल्ली के आसपास वाला इलाका था, उसी पर कुछ इनका कब्जा रहा, ठीक है। क्योंकि गौरी आया, उसने अजमेर के शासक को हराया, दिल्ली के शासक को हराया, गहडवाल डायनेस्टी के शासक को हराया 1194 में, द बैटल ऑफ चंद्रावर। उसके बाद क्या किया उसने, उस इलाके को छोड़ के वो चला गया। तो जो छोटे छोटे इलाके थे, जो छोटे छोटे ग्रेसन टाउन थे, या फिर हम कह सकते हैं फोर्ट टायर्स थे, या फिर हम कह सकते हैं कि किलेबंदी जो होती थी, उसके लिए वर्ड युवा है ग्रेसन। इन अर्ली 13th century, the control of Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by the Grecians. The sultans seldom controlled by the hinterlands on the cities and were therefore depend upon the trade, tribute or plunder for the supplies. अब जो सुल्तान थे, जो शुरुआत के सुल्तान थे, उन्होंने इसको एक ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले जो अपने आसपास का इलाका है, जो ग्रेसन टाउन है, जहाँ पर किलेबंदी होती, जहाँ पर किला होता था, जहाँ उनके सैनिक रहते थे, उसी एरिया को उन्होंने क्या किया, पहले कवर करना स्टार्ट किया। इसलिए एक वर्ड यूज़ हुआ है हिंटरलैंड, ठीक है। कौन सा? हिंटरलैंड। द लैंड्स एडजस्टेंट टू द सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई विद द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जहाँ हर तरह की सेवाएं और हर तरह के सामान जो है उपलब्ध हो जाते थे बड़ी आसानी से, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है हिंटरलैंड। नाउ ग्रेसन फ्रॉम फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स, ग्रेसन कहा गया, किले के लिए कहा गया, जहाँ पर जो क्या कौन रहते थे, इनके सैनिक भी रहा करते थे, ठीक है। कंट्रोलिंग ग्रेसन टाउन्स इज द डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम द दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो एक जगह से, यानी कि दिल्ली से ग्रेसन टाउन को से लेकर के हम कह सकते हैं कि इस एरिया में, यहाँ से लेकर के बंगाल तक का जो एरिया उन्होंने जो कैप्चर किया हुआ था, उस तक रूल करना बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है। सो डर क्या बना रहता था, जैसे सिंध है, दिल्ली है, उनसे काफ़ी दूर है, रिबिलियन का, यानी कि कहीं लड़ाई ना हो, कहीं विद्रोह ना हो। इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रैगिल कम्युनिकेशन रूट्स। उसके अलावा जो बैड वेदर कंडीशन होती थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया काफ़ी है और पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता था, आज की तरह कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, तो राजा को बड़ा डर लगा रहता था, ठीक है। दैन दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाय द मंगोल्स। उसके अलावा मंगोलों का अटैक भी होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। मंगोल, आपने शायद सुना होगा चंगेज़ खान के बारे में, ठीक है। तो उनका अटैक होता है अफ़गानिस्तान की ओर से, ठीक। और उसके अलावा जो गवर्नर्स होते थे, जिनको सबॉर्डिनेट बनाया गया था, कई बार वो इतने पावरफुल हो जाते थे कि उनकी वजह से
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, ठीक है। हु रिबिल्ड एट द साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस, कभी अगर सुल्तान वीक हो गया, जैसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, एमबीटी के बारे में, तो उसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह होते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन के समय में विद्रोह कम होते हैं, केवल मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। तो क्यों? क्योंकि रूलर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। सल्तनत का जो रूलर था वो बहुत अच्छा था। और जैसे हम रजिया के बारे में पढ़ेंगे, रजिया के समय में अल्तुनिया का जो बठिंडा का सरदार होता है उसका विद्रोह होता है, ठीक है। देन इट्स barely survived the challenges. Its consolidation occurred during the region of the Ghiyasuddin Balban and further expansion under the Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. तो ये कब तक बना रहा है ऐसा डर? जब तक गियासुद्दीन बलबन ने एक्सपेंशन करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो कहाँ तक पहुँचा था, वो बंगाल तक पहुँचा। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ तक पहुँचा? साउथ तक पहुँचा, ठीक है। इस वाले एरिया को यहाँ तक कवर किया उन्होंने, ठीक है। यहाँ वाला एरिया बलबन ने कवर किया। तुगलक ऊपर यहाँ तक भी पहुँचा, कुमाऊँ की पहाड़ियों तक भी पहुँचा है, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ द कैंपेन्स along द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान्स एम्ड टू कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द ग्रेशन टाउन्स। तो पहला जो था वो इंटरनल था, ताकि अपने आसपास के अंदर के जो एरिया है, इंटरलैंड जो एरिया है, ग्रेशन से बाहर निकल करके उन्होंने अपने एम्पायर को और ज़्यादा स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, ठीक है। इस कैंपेन में उन्होंने क्या किया? गंगा दोआब वाला जो एरिया था, इस एरिया को क्लियर किया, जहाँ से इनको क्या मिले? अच्छी खेती लायक ज़मीन मिली, ठीक है। और यहाँ के गैदर्स और पेस्टोलिस्ट को, जो यहाँ के रहने वाले थे, उनको भगा दिया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दी लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स, और ये ज़मीनें किसको दी गई? पीजेंट्स को दी गई थी, ठीक। एंड एग्रीकल्चर वॉज द इनकरेज, और एग्रीकल्चर को इनकरेज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अगर आपको अच्छी आर्मी रखनी है तो क्या करना होगा आपने? आपके पास आउटपुट्स, जो इनपुट्स हैं, जो बाहर से आने वाले रिसोर्सेज हैं, यानी कि सैलरी आप कैसे दोगे, टैक्स कहाँ से लाओगे आप, तो ये सब चीज़ें सोचना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रिसोर्स था उस समय, जिससे आप टैक्स लगा सकते हैं, जिससे आपको टैक्स मिलेगा, टैक्स से आप कन्वर्ट करोगे उसको किस में? सैलरी के रूप में। आपको एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत है, ठीक है। और मार्केट को बहुत अच्छा करना है आपने, ये हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। उसने मार्केट व्यवस्था बहुत अच्छी की थी, ठीक। रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर किया। न्यू फॉरेस्ट, न्यू फोर्ट्रेस, ग्रेसन्स, टाउन्स एंड टाउन वर एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रोमोट रीजनल ट्रेड। तो उन्होंने रीजनल ट्रेड को प्रमोट किया, ठीक है। ट्रेड रूट्स को प्रॉपर किया, जहाँ से टैक्स मिल सकता था, यानी कि वो एरिया जहाँ से व्यापारी अपने अच्छी तरह व्यापार कर सकें, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम किया, ताकि उनको क्या मिलेगा? टैक्स मिले। तो पूरी कहानी किसकी है? रेवेन्यू से रिलेटेड है, ठीक है। द सेकेंड एक्सपेंशन अकॉर्ड along the external frontier of the Sultan या Sultanate. Military expedition into the southern India started during the reign of the Alauddin Khilji with the Muhammad Tughlaq in their campaign Sultanate या Sultan. Armies captured the elephants, horses and slave and carried away the precious metal, ठीक है। प्रीसियस मेटल्स भी वहाँ से मिले। अब दूसरा जो एक्सपेंशन हुआ वो क्या था कि सल्तनत ने एक्सटर्नल किया, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब अभी तक तो वो क्या कर रहे थे? एग्रेशन एरिया को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया? अपने अपने एरियाज़ को एक्सपेंशन करने की सोची, ठीक है। साउथ की ओर बढ़े। साउथ में अगर पढ़ते हैं, अगर या हमने मूवी देखी है थोड़ा सा, पद्मावत की ओर अगर हम जाएँ तो उसमें आपने देखा होगा, गुजरात से जीत करके लाया था मलिक काफूर को, ठीक है। बाद में मलिक काफूर साउथ के एक्सपेंशन में बहुत मदद करता है अलाउद्दीन खिलजी की, और कोहिनूर हीरा भी कहा जाता है कि यहाँ से कोहिनूर हीरा भी उसको यहीं से मिला था, ठीक है। तो प्रीसियस स्टोन्स भी मिले, एलिफेंट भी मिला, हॉर्सेस भी मिले उससे, और स्लेव, सबसे बड़ी बात थी कि उनको गुलाम भी मिले, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द मुगल मोहम्मद तुगलक्स reign, 150 years after the somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent. They had the defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected tax from the peasants and dispensed justice on its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? तो इतने बड़े एरिया पर उनका जो रूल था वो कैसे होगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 150 आफ्टर द समवट हम्बल बिगनिंग, जब 150 साल लगभग बीत गए थे, ठीक है, 150 ईयर्स, और दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बढ़ रही थी, और इतने बड़े एरिया पर कैप्चर करने के बाद अब इसको रूल कैसे किया जाए? दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया, दिल्ली से एक्सपेंशन हो रहे हैं, ठीक है, गुजरात तक पहुंच गए हैं, नीचे थानेश्वर तक पहुंचे हुए हैं, होयसल्स को हरा दिया है, काकतीय
डायनेस्टी जो है वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। देवगिरी को जीत लिया गया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वारंगल को जीत लिया गया, बंगाल को बलबन के द्वारा जीत लिया गया था। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। सोमनाथ भी आप देख रहे हैं, गुजरात तक पहुँचे हुए थे, गुजरात से मलिक काफूर मिला था उनको, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।